हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपने इस चैनल के माध्यम से जो भी फिजिक्स का 12th का इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है या मोस्ट एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको तीन तीन या चार चार डेरिवेशंस करके वीडियोस में बना के आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा, जिससे आप डेरिवेशंस को फास्ट क्विक रिवाइज कर पाएं और अपने बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाएं। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। आज हम लोग तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे दोस्तों। पहला है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। चलिए, तो इसमें से आज हम लोग करेंगे तीन, बट मोटा मोटी ये थर्ड डेरिवेशन करेंगे ना, इसमें दो और कवर हो जाएगा। वो मैं बता रहा हूं कैसे कवर हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी हम लोग 5 डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपना पेन और कॉपी लेके एकदम अटेंटिवली बैठ जाइए, ध्यान सुनिए। अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो मैं बेसिक से बताऊंगा, तो घबराना नहीं है कि मुझे पहले का कुछ नॉलेज नहीं है, पहले कोई बैकग्राउंड नहीं है, एकदम जीरो से हम लोग बताएंगे। चलिए, सबसे पहले डायपोल क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। पहला डेरिवेशन बता रहे हैं, डायपोल क्या होता है। अरे भाई, ये तो बहुत सिंपल है ना। डाई मतलब दो और पोल मतलब दो पोल। तो हम लोग अभी तक पोल का मतलब क्या जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल जानते हैं। बट इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में पोल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसे डायपोल कहते हैं। उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो चलिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है एक ही डायरेक्शन रहेगा और लाइंस के बीच में गैप भी सेम रहेगा। सो हम लोग वहां पर बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड भी रहेगा वो हर जगह सेम रहेगा, यूनिफॉर्म, एक जैसा। अब आपको एक डायपोल लेना है। तो डायपोल का मतलब मैंने क्या बताया, डायपोल का मतलब दो चार्जेस रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये दोनों चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहां पर मान लिए कि हमारा नेगेटिव चार्ज है -q और यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है +q, ठीक है। और ये जो दोनों चार्जेस रहता है +q और -q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग 2a लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल का लेंथ है। तो क्या हो गया, 2a डायपोल का लेंथ। इस डायपोल में दो इक्वल चार्जेस है, +q और -q, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मान लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड है E। बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए, अब देखिए क्या होगा। जादू होगा क्या, कोई जादू नहीं होगा। ये +q चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एंड है वो क्या करेगा, इस +q चार्ज को अपने तरफ फोर्स लगा के टानने का कोशिश करेगा। ये जो माइनस वाला एंड है वो +q को अपने तरफ टानने का कोशिश करेगा, और ये प्लस वाला एंड जो है वो माइनस को अपने तरफ टानने का कोशिश करेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब पर यूनिट चार्ज से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देयरफॉर फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इंटू फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या होगा, बता रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर भी फोर्स लग जाएगा Q इंटू ई, करेक्ट, और इधर भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो दो इक्वल फोर्स लग रहा है। लेकिन देखिए, फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगता है तो कपल बनता है। क्या बनता है, कपल, मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ टॉर्क, या टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ कपल, या इसको हम लोग टॉर्क भी कह रहे हैं यहां पे, मोमेंट ऑफ कपल
या टॉर्क जो होता है दोस्तों, या टॉर्क जो होगा उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स, बिकॉज दोनों फोर्स क्या है? इक्वल है। तो आइदर फोर्स, Q इंटू ई, दैट इज द फोर्स हो गया, इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट ऑफ कपल निकालने का फॉर्मूला है। मोमेंट ऑफ कपल निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स, बिकॉज दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया। सो हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ये, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, करेक्ट। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है भाई? गुड मोमेंट्स, बैड मोमेंट्स तो हम लोग सुने हैं, है ना, अच्छे मोमेंट्स, खराब मोमेंट्स होते हैं, बट ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, P से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं Q, दैट इज चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ 2a। Q इंटू 2a होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। सो ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा ना, थीटा आ जाएगा। तो थीटा यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? थीटा यहां पर डिनोट कर रहा है एंगल, इसके बीच का एंगल, ऑब्वियसली थीटा एंगल होता है, हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का? एंगल दो वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए, तो अगर हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क का डेफिनेशन क्या था? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स तो हो गया QE और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a sin थीटा? बिकॉज अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा यूज करते हैं दोस्तों, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा। क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। क्लियर? अब देखिए, Q इंटू 2a मतलब चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, Q इंटू 2a, इसको तो हम लोग P लिखते हैं। सो टॉर्क अगर हम लिख रहे हैं यहां पे, क्या आ जाएगा? Q इंटू 2a, P हो गया, E हो गया, और क्या आ गया? साइन थीटा। सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? PE साइन थीटा। कितना सिंपल है, फिजिक्स एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको सिर्फ लोगों ने बदनाम करके रखा है ना, बहुत सिंपल है। एक बार आप इसका एसेंस को पकड़ लेते हैं, एक बार इसको पढ़ना कैसे उसको पकड़ लेते हैं ना, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, कितना सिंपली ये देखिए डिराइव हो गया, बस एसेंस को पकड़ना है, उसके पढ़ते हुए उसमें क्या करना है? इंटरेस्ट पैदा करना है। एक बार इंटरेस्ट जाग गया तो फिजिक्स वेरी इजी। और फिजिक्स का जो भाषा है वो क्या है? वो मैथमेटिक्स है। एक बार मैथमेटिक्स आपने पकड़ लिया तो फिजिक्स तो इजी है, इसमें ज्यादा लिखना नहीं होता है, ज्यादा समझना होता है। सो टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा हो गया। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। सो ये आप आराम से समझ सकते हैं, है ना। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क जीरो कब होगा। तो यहां से देखिए, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ये डाइपोल जो है वो अगर एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहे तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्शन में ही रहे, पैरेलल रहे या उसी डायरेक्शन में अलाइंड रहे, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द कहानी। थीटा 180 भी आएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, मतलब एंटी पैरेलल भी रहेगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये था टॉर्क, मतलब किसी डाइपोल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क लगेगा, उसका फॉर्मूला। अब अगर मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता? तो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या डिफरेंस आता है इसमें? सबसे पहला डिफरेंस आता कि ये जो ई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ये तो हर जगह अलग अलग रहता ना। तो मान लेते एक जगह इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है E1 और एक जगह इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है E2, अलग अलग मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट।
तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, लाइंस के बीच में जो गैप्स रहेगा वो सेम नहीं रहेगा, कहीं गैप ज्यादा होगा, कहीं गैप कम होगा, इस तरह से चलेगा, है ना, ऐसे चलेगा। अब डायपोल को प्लेस अगर हम लोग यहां कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा, डायपोल को प्लेस कर दिए, ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज था, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज था, ये सब तो ठीक है। अब ये इधर अट्रैक्ट हो रहा था, फोर्स था Q इंटू ई नहीं लिख पाएंगे, अब यहां लिख रहे हैं Q इंटू E2, मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E2 है, ठीक है। अब यहां E1 है, इधर फोर्स लगेगा, बट फोर्स लगेगा Q इंटू E1, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 है, ठीक है। दोनों जगह मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म अगर हो जाता तब क्या होता टॉर्क का, नॉन यूनिफॉर्म, या कैसे बिहेव करता है ये डायपोल, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या दोनों चार्जेस मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों पर क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहां पर टॉर्क नहीं लगेगा, जैसे मान लेते हैं कि लाइंस यहां पर क्लोज है, आप पढ़े हैं लाइंस क्लोज रहने से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, मतलब E1 यहां बड़ा है, तो ये क्या करेगा, ये इधर मूव करने लगेगा। यहां पर नेट फोर्स, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में, इसके पीछे वाले क्वेश्चन जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया QE, तो अगर यहां पर हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं, नॉट नेट टॉर्क, नेट फोर्स, तो बच्चों नेट फोर्स कितना आता दोस्तों, नेट फोर्स 0 आता ना, बट यहां पर क्या नेट फोर्स 0 आएगा, नहीं आएगा नेट फोर्स 0, क्योंकि यहां नेट फोर्स कितना आ जाएगा, यहां अगर नेट फोर्स की बात करें तो कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा Q कॉमन E1 माइनस E2। इसका मतलब ये डायपोल का एक्सेलरेशन होने लगेगा, किधर एक्सेलरेट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, बिकॉज इधर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां टॉर्क नहीं लगेगा, रोटेशन नहीं होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहने से यहां पर क्या होगा, ये आगे बढ़ने लगेगा, इसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा, इसका रोटेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आया, रोटेट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो दोनों फोर्स को इक्वल होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये डायपोल तो कहीं से फिक्स नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है स्क्रू से इसको फिक्स कर दिए हैं कि ऐसे लगेगा तो घूमेगा ही, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था कि इस डायपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड वाला जो हमारा डेरिवेशन था कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए ये घूम रहा है, ये वाला कंडीशन को नहीं लेना है हम लोग को, टॉर्क जो निकला उस वाले कंडीशन को लेना है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंडीशन को लेना है। तो हमारा टॉर्क कितना आया था, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। तो कंसिडर कर रहे हैं कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, कंसिडर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, मतलब थोड़ा सा टॉर्क लगने से वो डायपोल अपनी जगह से घूमा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ में आया। तो अगर डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमारा DW अगर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क डी थीटा, है ना, क्योंकि जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता तो फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखिए, अब क्या होगा, DW दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क का वैल्यू हो गया PE साइन थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा एंड दिस वर्क डन, ये वर्क डन को कौन कर रहा है दोस्तों, ये वर्क डन को कौन कर रहा है, ये वर्क डन कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वर्क डन को कौन कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है इस वर्क डन को, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा वो इस डायपोल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। बिकॉज मैंने बहुत बार ये कहा भी है कि वर्क डन ही वो तरीका है जिससे एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हो जाएगा, किसी को तो काम करना पड़ेगा उस कन्वर्जन को करने के लिए। वो इसीलिए कभी भी एनर्जी का डेरिवेशन है
किसी भी टॉपिक का, तो आप वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो इस किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको h हाइट तक ले जाना है, तो किसी एक्सटर्नल एजेंट को तो वर्क डन करना पड़ेगा, तब उसमें एनर्जी स्टोर होगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया, ठीक है। तो वर्क डन निकालना पड़ता है। तो साइंस, तो यहां पर वर्क डन कितना आ जाएगा? यहां वर्क डन आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। वर्क डन आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। इतना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है तो इतना एनर्जी उसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। क्लियर? इतना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दो इंपॉर्टेंट चीज यहां से आता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है सीबीएसई में। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। एक क्वेश्चन आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कैसे डिसाइड होता है? तो आप स्टेबल कब रहते हैं? जब आपका जरूरत लिमिटेड रहे, ऑप्टिमम रहे। आपका जरूरत बहुत ज्यादा रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब एनर्जी अगर आप बहुत ज्यादा है, पार्टी में गए बहुत ज्यादा खा लिए, तो क्या होगा? उल्टी होगा, लूज मोशन होगा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, उतना एनर्जी का जरूरत नहीं है। इसीलिए कम खाइएगा तो ज्यादा फिट रहिएगा, बीमार नहीं पड़िएगा, है ना। ऑप्टिमम रहना चाहिए, मिनिमम रहना चाहिए। एनर्जी जब मिनिमम होता है तब कोई सिस्टम स्टेबल रहता है। तो यहां पर मिनिमम कब आएगा? मिनिमम आएगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी मिनिमम आ जाएगा। और अनस्टेबल कब होगा? जब 180 हो जाएगा, बिकॉज कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम प्लस पीई हो जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आया? तो दिस इज वेरी सिंपल। आप इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करें, बहुत सिंपल लगेगा। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन था वो था कि पोटेंशियल निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था किसी भी पॉइंट पर एक डायपोल का। तो एक पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं, है ना। एक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं। चलिए, एक स्ट्रेट लाइन पहले ले लिए, सॉरी थोड़ा नीचे से लेते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे से लेते हैं। यहां एक स्ट्रेट लाइन ले लिए और एक एंड पर हमारा क्या होगा? एक एंड पर प्लस क्यू और एक एंड पर माइनस क्यू, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग डायपोल लेंथ कह रहे हैं ना, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? डायपोल लेंथ। तो ये डायपोल लेंथ मतलब ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा आपका 2a। डायपोल लेंथ को हम लोग क्या कह रहे हैं? 2a ले रहे हैं। डायपोल लेंथ हो गया 2a, ठीक है, ये लेंथ 2a हो गया। अब क्या करना है? कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उस P पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ेंगे। मान लेते इसका मिड पॉइंट यहां पे है, डायपोल का मिड पॉइंट यहां पे है। ये मान लीजिए A हो गया, ये मान लीजिए B हो गया और ये हो गया C, जो कि इसका मिड पॉइंट है। मतलब ये इधर भी A आएगा, इधर भी A आएगा। मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, इक्वली डिवाइड करेगा। अब क्या करना है? इस मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ देना है, मिड पॉइंट को उस पॉइंट P से जोड़ देना है। इस मिड पॉइंट को आप ले जाइए और इससे जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, ठीक है। अब ये मान लीजिए कोई एक एंगल बना रहा होगा, है ना। मान लीजिए एक एंगल बना रहा होगा, दिस एंगल इज सपोज थीटा, ठीक है। अब क्या करना है? अब सॉरी, ये जो पॉइंट है इसको जोड़ देना है P से और इसको भी जोड़ देना है P से, B से, हाँ, B पॉइंट को भी जोड़ देना है P से, ठीक है, जोड़ दिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है? ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिया C, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का वैल्यू दे देते हैं। मतलब P से C का जो डिस्टेंस है, P से C, इसको हम लोग x ले लेते हैं सपोज, ठीक है, दिस इज x। P से C को हम लोग x ले लिए। अब क्या करना है? अब इसमें एक परपेंडिकुलर थ्रो कर देना है, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर थ्रो कर देना है इस पे, ऐसे, ठीक है। और यहां से भी एक परपेंडिकुलर थ्रो करना है, ऐसे, और इसको यहां से मिला भी देना है, ऐसे, ठीक है। दो परपेंडिकुलर थ्रो किया। तो
ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है O से लेके P, ये हमारा x है, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं E, ठीक है। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से थीटा आ जाएगा। तो क्या हम लोग CD जो डिस्टेंस है C से D, ये हमारा मिड पॉइंट था तो ये हमारा A है और ये भी हमारा A है, क्योंकि ये टोटल जो था AB, C मिड पॉइंट, ये A और ये A। तो CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या CD को हम लोग A cos थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज cos थीटा क्या होता है दोस्तों? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। उसी तरह से हम लोग CE को क्या लिख सकते हैं? CE को अगेन लिख सकते हैं A cos थीटा। कैसे? क्योंकि अगर यहां cos लगाएंगे तो अगेन दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। बस हो गया, अब कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस यही करना है। डायग्राम इसमें मेन है, ठीक है, और ये लिखना मेन है। अब देखिए पोटेंशियल V प्लस, मतलब इस प्लस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल बन रहा है P पर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्टेंस। तो यहां पर डिस्टेंस कितना है? AP। अब ये AP जो डिस्टेंस है दोस्तों, यहां ध्यान देना है, AP जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PD। AP वाला जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल लेना है? PD के इक्वल लेना है, अप्रोक्सीमेटली PD, P से लेके D। तो PD वाला जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? P से लेके C तो ऑलरेडी हम X लिए हुए हैं, X प्लस C से लेके D, A cos थीटा, यह आ जाएगा X प्लस A cos थीटा। समझ में आया? इसीलिए हम लोगों ने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ताकि ये डिस्टेंस और अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस के इक्वल रहे। सिमिलरली अगर माइनस चार्ज के लिए हम निकाल रहे हैं तो माइनस क्यों लेंगे? बिकॉज स्केलर क्वांटिटी में हम लोग को साइन लेना पड़ता है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हमें लेना तो था BP, तो यहां पर BP मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा? बता सकते हैं? वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा PE के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? PE के इक्वल। इसीलिए वहां से B से एक परपेंडिकुलर E पर थ्रो किया गया था ज्योमेट्रिकली, है ना। कुछ ऑब्वियसली डिफरेंस होगा बट अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल आएगा। तो अब हम लोग को PE लेना है, इसके लिए P, तो PE डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा X है और ये A cos थीटा आया था हमारा CE, है ना। तो इस पूरा PC से C को हटा देंगे तो PE आ जाएगा, तो ये हो जाएगा X माइनस A cos थीटा। कितना आ जाएगा? X माइनस A cos थीटा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन एंगल उंगल देखना ही नहीं है, सिंपल ऐड कर देना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तब तो हम लोग को डायरेक्शन देखना पड़ता, वेक्टरिकली इसको ऐड करना पड़ता, बट स्केलर क्वांटिटी में क्या है? सिंपल ऐड कर देना, 2 + 3 5, दोनों को ऐड कर दो। सो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 बाई X प्लस A cos थीटा माइनस 1 बाई X माइनस A cos थीटा। बस इसको हल्का से क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है एंड वी विल गेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, दैट इज कट जाएगा, क्या बच जाएगा? X माइनस A cos थीटा माइनस X माइनस, तो हो जाएगा माइनस Q 2A cos थीटा बच जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। जैसे ही आप अपने बुक या किसी और टीचर के नोट्स या कहीं और नोट्स को देखेंगे तो आपको लगेगा तापस सर ने गलत पढ़ाया, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहां पर आंसर माइनस में आ रहा है, वहां पर आंसर प्लस में आ रहा होगा। अरे भाई, अगर हम माइनस Q को इधर लेते हैं और प्लस Q को यहां लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस कम आता। अगर प्लस माइनस Q यहां प्लस Q यहां होता तो ये डिस्टेंस कम होता। तो
ये डिस्टेंस कम होता तो नेगेटिव का इफेक्ट यहां, सॉरी पॉजिटिव का इफेक्ट यहां ज्यादा रहता तो आंसर प्लस में आ जाता। अभी माइनस क्यू को हम लोगों ने यहां लिया है तो किसका इफेक्ट पी पे ज्यादा होगा, नेगेटिव वोल्टेज का, नेगेटिव चार्ज का जो वोल्टेज होगा वो ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड का होगा, बिकॉज डिस्टेंस कम है, इसीलिए आंसर माइनस में आ रहा है। बात समझ में आया? मतलब अगर आप यहां पर एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू तो कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, है ना? बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां डिस्टेंस कम है, ठीक है, यहां माइनस क्यू है तो यहां पर माइनस का इफेक्ट ज्यादा रहेगा कि यहां पर माइनस का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली नजदीक में, तो इसका डिस्टेंस कम है इसलिए माइनस का इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल आंसर माइनस में आ रहा है। अगर आप इधर माइनस को लेते इधर प्लस को लेते तो आंसर प्लस में आता, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? बात समझ में आया? अब अगर यही एट एक्सियल पॉइंट होता तब क्या होता? एट एक्सियल पॉइंट होता, एट एक्सियल पॉइंट, तो एट एक्सियल पॉइंट अगर होता तो क्या होता? एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? डायपोल के एक्सिस पर, मतलब ये जो लाइन है ए बी, इस पर कहीं पर पॉइंट होता, तो अगर पॉइंट हमारा पी इस ए बी लाइन पर होता तो एंगल तो 0 डिग्री हो जाता, तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाता। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 1 होता है, तो हमारा जो एक्सियल पॉइंट या बी पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल निकलता वो कितना होता है? cos 0 1, तो माइनस क्यू इंटू 2 ए क्या हो जाता? P, यहां भी आप लिख सकते थे P डिवाइडेड बाय, क्योंकि Q इंटू 2a जो होता है ये क्या होता है? ये P हो जाता है, डायपोल मोमेंट P cos 0 डिग्री 1 हो गया, नीचे बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है एक्सियल पॉइंट पर। अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर रहते, अगर पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर रहता, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन पूरा एकदम स्ट्रेट रहता है, ऐसे पी एकदम परपेंडिकुलर रहता, तो थीटा 90 डिग्री आ जाता, तो थीटा 90 डिग्री आ जाता, और थीटा अगर 90 डिग्री आ जाता तो cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाता, तो v इक्वेटोरियल कितना हो जाता दोस्तों? 0। इसका मतलब अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसका अगर जनरल पॉइंट पर अगर हम निकाल देते हैं जो कि आएगा माइनस क्यू टू ए कॉस थीटा, माइनस क्यू को यहां पर p भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम p माइनस पी कॉस थीटा लिखा जा सकता है, माइनस पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्सियल पॉइंट पर भी निकाल लेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी निकाल लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों डेरिवेशन समझ में आया। मोटा मोटा हम लोग 5 डेरिवेशन कर लिए। अगर आप जनरल पॉइंट पर निकाल दे रहे तो एक्सियल पर भी निकल जाएगा, इक्वेटोरियल पर भी निकल जाएगा, उसके लिए अलग से फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया, आज फटाफट इन डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर ले घर में, और फिर हम लोग आगे चलेंगे और आगे फिर नए डेरिवेशंस के बारे में, दूसरे डेरिवेशंस के बारे में इस तरह बात करेंगे, 3-4 डेरिवेशंस को। इतने डेरिवेशंस भी अगर हम लोग पर डे 3-4 डेरिवेशन करके भी करते जाएंगे तो पूरा फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उनको हम लोग आराम से कवर अप कर लेंगे बिना कोई हेडेक और टेंशन लिए हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को देखते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बाय।